नमस्कार साथियों। कल मनोविज्ञान के बारे में हमने कुछ विचार विमर्श किया है, आपको कुछ बताने की कोशिश की है मनोविज्ञान के बारे में। ये तो पता नहीं आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन आपने वीडियो देखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा और बुरा पढ़ना पढ़ाना अलग चीज़ होती है, लेकिन बात यह है कि पहली बार यूट्यूब पे हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा समझा रहा हूँ, वो आप लोग बताएंगे। जहाँ कमी है सुधारने की कोशिश करूँगा, आप प्रोत्साहन करेंगे तब जाके थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। कल हमने मनोविज्ञान के बारे में जो किया था, अर्थ प्रकृति के बारे में उसका थोड़ा थोड़ा हमने नॉलेज किया था, उसके नामों के बारे में, उसका अस्तित्व क्या था। आज हम मनोविज्ञान के विषय वस्तु, उसका क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उसके विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन किया जाए, उसके बारे में एक बार फिर समझ लिया जाए। तो हमने मनोविज्ञान को कल समझा था कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो मन के विज्ञान के रूप में, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द कहाँ से? साइकोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या बताया था? आत्मा, और लोगस का अर्थ था अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हमने किया था कि मनोविज्ञान कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन लेके आया। तो हमने कल अध्ययन किया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे एक मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में बना, और 16वीं शताब्दी में जाके ये विषय के रूप में बना मनोविज्ञान की। बात करते हैं कि मनोविज्ञान को कौन लेकर आया, तो प्रमुख विचारक जो दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, तीनों का नाम हमने कल अध्ययन किया था। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को लाने का श्रेय उनको जाता है। अरस्तु की मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके नाम और इसके स्वरूप के बारे में विवाद हुआ, और उसके अलग अलग नाम रहे। 16वीं शताब्दी में ये किस नाम से जाना गया? आत्मा के अध्ययन के रूप में। आत्मा के अध्ययन के रूप में प्रमुख समर्थक की बात की जाए तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। उसके बाद में इसके फिर स्वरूप में स्पष्ट नहीं हो सके, तो कुछ मनोवैज्ञानिक आए, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके 17वीं शताब्दी के फिर विचारकों ने विवाद किया कि हम आत्मा के विज्ञान को नहीं मानते। तो उन्होंने आत्मा के विज्ञान को नहीं माना, तो उन्होंने मन के विज्ञान को रूप में मन व मस्तिष्क के रूप में, और इसके समर्थक थे थॉमस रीड और पंपोलॉजी प्रमुख समर्थक रहे। फिर जैसे जैसे टाइम निकला, ये अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सके। 19वीं शताब्दी में फिर नए मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विवाद किया, और उन्होंने कहा कि हम मन के विज्ञान को भी नहीं मानते भाई, हम तो चेतना के विज्ञान के रूप में मानते हैं। 2 मिनट। उसके बाद में विचारकों ने कहा कि हम तो भाई चेतना के विज्ञान को मानते हैं, मन के विज्ञान को नहीं मानते। और इसके प्रमुख समर्थक थे चेतना के विज्ञान को कौन कौन? जेम्स विलियम्स वुंड, जेम्स हल्ली, वाइव्स,
आदि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि हम चेतना को विज्ञान के रूप में मानते हैं। लेकिन एक भाई साहब आ गए फिर मैकडूगल नाम के, उन्होंने कहा कि चेतना क्या है, व्हाट इज चेतना, चेतना क्या होती है। चेतना का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के प्रश्न नंबर 16 पे चेतना को एक बुरा शब्द कहा है, मनोविज्ञान में चेतना को एक बुरा शब्द कहा है, और उन्होंने इसकी आलोचना की। तो उसके बाद में फिर 20वीं शताब्दी के नए विचार मनोवैज्ञानिक आ गए, और कौन थे, वाटसन सबसे प्रमुख थे, स्किनर थे, वुडवर्थ थे। तो इन्होंने कहा कि हम चेतना को भी नहीं मानते, हम तो व्यवहार को मानते हैं। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाने जाने लगा। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान के बारे में एक विचारक हुए थे, उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, आत्मा का त्याग किया, उसके बाद में उसके मन को भी त्याग दिया, उसके बाद में उसने चेतना को खोया, और उसके बाद में वर्तमान में व्यवहार के अध्ययन को अपना था। एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन अगर अतीत की बात करते हैं तो बहुत लंबा है। इतिहास इतना सा है, लेकिन उसका अतीत बहुत लंबा है। अब इतिहास इतना सा कैसे है, क्योंकि मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, और इसलिए उसका इतिहास छोटा है। वर्तमान तक चल रहा है तो इतिहास छोटा हुआ, लेकिन उसका अतीत दर्शन शास्त्र से चला रहा है, जब से दर्शन शास्त्र चल रहा है तब से। तो एबिंगास ने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है और इतिहास बहुत छोटा है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की। तो मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर, जर्मनी का लिप्जिंग शहर है, उसमें विलेम्स वुंट ने लिप्जिंग शहर में 1879 में जर्मनी में स्थापित की थी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कलकत्ता के अंदर एन सेन गुप्ता ने कलकत्ता में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। अगर बात की जाए कि मनोविज्ञान का जो साइकोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग, तो मनोविज्ञान शब्द का, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। यहां तक तो हो गया मनोविज्ञान। अब इसके विषय की बात करता हूं। तो दोस्तों मनोविज्ञान का विषय क्या है? मनोविज्ञान का विषय मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन। मानव पहले क्रिया करता है, उसके बाद में मानव पहले संक्रिया करता है और उसके बाद में क्रिया करता है। अगर मानव को किसी आदेश की जरूरत है, किसी इशारे की जरूरत है, तो पहले दिमाग से संक्रिया करेगा, उसके बाद में क्रिया करेगा। लेकिन पशु, अगर उसको लट से हम भगाते हैं किसी खेत में से, तो पहले वो दौड़ेगा, उसके बाद में निकलने की कोशिश करेगा खेत से बाहर। तो पहले क्रिया करता है और उसके बाद में संक्रिया करता है। तो मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन इसका विषय है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परिभाषाएं। तो मनोविज्ञान की परिभाषा है, सबसे प्रमुख परिभाषा और मुख्य रूप से वाटसन की है कि वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का धनात्मक अध्ययन। उसके बाद में कहा है कि मनोविज्ञान के परिभाषा व्यवहार का धनात्मक या व्यवहार का निश्चित अध्ययन माना जा सकता है। अब बात करते हैं हम व्यवहार मनोविज्ञान के क्षेत्र।
तो दोस्तों मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या हो सकता है? मनोविज्ञान का क्षेत्र कोई सीमित नहीं है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले मनोविज्ञान का सामान्य क्षेत्र, असामान्य क्षेत्र, परा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान आपको बताया, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं। और मनोविज्ञान क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान एक विधायी विज्ञान, मनोविज्ञान एक विधायी विज्ञान है। और इन क्षेत्रों में से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो आपको कम से कम 10-12 जो क्षेत्र हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। मैंने आपको बताया मनोविज्ञान के क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। तो सबसे महत्वपूर्ण एक स्टूडेंट के लिए, अध्यापक बनने के लिए, हमारे एग्जामों के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, दोनों मनोविज्ञान का क्षेत्र हमको अध्ययन करना है। कल हम बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पहली बार YouTube पे हूँ, अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट्स करना, जहाँ भी कमी हो कमेंट्स में सजेशन देना, अच्छा सा सुधार करूँ, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हो सकता है मनोविज्ञान जो रामबाण होता है एक अध्यापक भर्ती के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की। शायद आपके मन में जो मनोविज्ञान के प्रति डर है कि शिक्षा मनोविज्ञान समझ में नहीं आती है, तो ये तो मैं इतना सा तो दावा करता हूँ कि आपको जो डर है आपके मन में उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बार आप देख लेना कि जो मैं वीडियो डालता हूं और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मेरे को आता है, जितना अनुभव है, और YouTube पे पहली बार हूं, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन आपका जो एग्जाम में साइकोलॉजी के प्रति, मनोविज्ञान के प्रति जो डर है उसको 100% दूर करके रहूंगा। धन्यवाद।